हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही मस्त टॉपिक की जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये काफ़ी सरल भी है, इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी यूजफुल भी है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन ये समझाने से पहले, क्योंकि कई बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो ये लिख के कॉपी में याद भी कर सकते हैं, लेकिन है माजरा क्या ये समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग उन 4 में अगर एक अननोन रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये मतलब है इस तरह का एक सेटअप बनाया जाता है। ये रेजिस्टेंस एक बना, एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाइए, फिर एक रेजिस्टेंस इधर और एक रेजिस्टेंस ये बना, और बीच में हम लोग लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। और अगर ये P है, सपोज करिए यहां पर अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस जिसे हम लोग कह देते हैं Q सपोज करिए, और ये R है और ये S है। इस सेटअप को, और यहां पर अगर मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर दूं एक बैटरी का, सेल का EMF E, तो ये एक सेटअप है। ये सेटअप से हम ये जो Q है, जो कितने रेजिस्टेंस का है ये हमको नहीं मालूम, इस अरेंजमेंट से हम पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है ये 4 रेजिस्टेंस, लेकिन गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। तो इस डायग्राम को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक आपने बनाया रेजिस्टेंस, दूसरा इधर रेजिस्टेंस, और तीसरा बना दीजिए ऐसे, और चौथा बना ये, और फिर बीच में भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप। तो बेसिकली ये है 4 का ही काम, लेकिन जो डिवाइस आप लगाते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस तो होगा, तो लिखा तो 4 जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस हो कितने जाएंगे? 5। बात पकड़ में आ रही होगी आपके। अब इसमें इसकी कहानी, इसको निकालेंगे कैसे? तो होता क्या है, मैं पहले आपको कहानी बताता हूं, फिर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है किस किस रूप में सवालों में आपके सामने आ सकता है, कैसे आप पहचानेंगे। और कुछ अलग बातें कि अगर इस सेल को गैल्वेनोमीटर की जगह और इस गैल्वेनोमीटर को सेल की जगह लगा दें फिर क्या होगा, ये भी एनालाइज करेंगे। तो बात शुरू करते हैं कि जब ये सेटअप, ये अरेंजमेंट, जब ये बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड होने का मतलब बता रहा हूं, जब ये सेटअप बैलेंस्ड होता है मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S रेशियो में आ जाते हैं। मतलब P/Q क्या मतलब है? मान लीजिए ये 2 ओम है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये तो हमको पता नहीं बेसिकली, है ना, ये तो थोड़ी पता है हमको, अभी मैं आपको लेकिन बताता हूं। और ये R की वैल्यू ले लो, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो देखिए रेशियो बराबर हो गए ना, 2/Q यानी 4 इज इक्वल टू R की वैल्यू 1/2, ये 1 लिखा हुआ है, 1/2, दोनों रेशियो बराबर, 1/2 दोनों का आ रहा है। इस सिचुएशन में इस आर्म में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करती गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में। जब हम यहां सेल जो करंट देगा वो करंट इसके अंदर नहीं जाएगी, बाकी जाके निकल जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर बात की गई थी कि भाई अननोन है ये, तो जब ये अननोन है तो मैंने तो आपको समझाने के लिए बैलेंस सिचुएशन बनाई। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसकी Q की वैल्यू हमको नहीं मालूम, पता करना है हमको, भाई पता करना है। अब यहां पर ये दोनों रेजिस्टेंस हमको मालूम, हमने जानबूझ के लगाए हैं कि 1 ओम और 2 ओम पे लगाऊंगा, और यहां पर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लिया। वो रेजिस्टेंस मैं ऐसे बना रहा हूं जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, है ना। एक सेटअप किया, जैसे आप मीटर ब्रिज पढ़ते हैं उसमें यही काम होता है। तो एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो अभी समझते हैं इस P को हमने कैसा सेटअप बनाया जिसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, और हम जानते भी हैं चेंज करके क्या वैल्यू जा रही है। तो अब ये सेटअप तैयार कर दिया, क्यों तो पता नहीं है। अब इस P को चेंज करते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कि करंट जा रही है कि नहीं जा रही है। मान लीजिए जा रही है,
तो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस को थोड़ा घटाए बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरफ गैल्वेनोमीटर की करंट कम हो रही है, और करते करते ऐसा सेटअप जमा देंगे जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट जाना बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए उस समय करंट जाना बंद हो जाती है और हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सपोज करिए कि 5 आ जाती है, 5। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। हमें तो नहीं मालूम, जब 0 हुआ तो 5 आई। अब ये जब इसमें करंट 0 हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो चुका है। मतलब अब हम कह सकते हैं P, ये कंडीशन लग गई, तो अब आप लिख सकते हैं आराम से यहां पर P बाई Q तो पता नहीं है, और R बाई S तो पहले से लगा के बैठे हो। अब Q निकाल लो यहां पर, तो 5 इंटू 2/1 यानी आंसर आ गया 10 ओम। तो देखिए जो Q हमको नहीं पता था वो पता चल गया। ये इसका एक ट्रेमेंडस फायदा है। ये ट्रेमेंडस फायदा है कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और क्या फायदे हैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये बताना जरूरी था कि जिससे आप बातों को पकड़ पाएं। अब ये डेफिनेशन को मैं समझाता हूं आपको, और इसमें किस किस रूप में ये व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा उसको भी बात कर लेंगे, जिससे सवालों में पहचान पाएं। हमेशा इसी डायग्राम के तहत मिले जरूरी नहीं है, घुमा फिरा देते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने देखा ये अरेंजमेंट है ऑफ 4 रेजिस्टेंस। तो ये PQRS की बात कर रहा है, 4 रेजिस्टेंस की, गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस को नहीं बता रहा है ये, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज के फॉर्म में क्या, ये देखिए ब्रिज लगा हुआ है, ये बना हुआ है ब्रिज, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर जहां लगा रखा है वो खुद ही ब्रिज है। इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टेंस। ये किस काम में आएगा, एक अननोन रेजिस्टेंस के काम में आएगा पता करने के, इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस। इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस मैंने इनमें से एक कोई नहीं मालूम है, जैसे Q नहीं मालूम है, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू PS अपॉन R। Q इधर और बाकी ये, तो ये Q को आपने फाइंड कर लिया, PS अपॉन R। इन द केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। ये 0 क्यों होगी, क्या डेरिवेशन है, ये भी बात करेंगे हम लोग कि भाई कहां से हम बोले दे रहे हैं कि इसमें 0 होगी अगर P अपॉन Q या R अपॉन S बोला जाए। अच्छा, मैथमेटिक्स के अनुसार ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, इसको कई तरीके से समझते हैं, P बाई Q अपॉन R बाई S, या यहां पर मैं यहीं पे थोड़ी जगह बनाता हूं, देखिए आप बात पकड़े पूरी तरीके से, मेरा एम ये है। तो यहां पर अगर मैं इन रेशियो को ऐसे लिख दूं, R को इधर ले लो और Q को ऊपर पहुंचा दो, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। तो आप किसी भी तरह याद करके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या P बाई R इज इक्वल टू Q अपॉन S, दोनों बातें एक जैसी हैं। तो इससे कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, डिफरेंट किताबों में थोड़ा घुमा देते हैं, और एक की जगह 2 किताब पढ़ ली आपने, या एक ही नहीं समझ पाए, या 2 पढ़े तो और कंफ्यूज हो गए, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपकी पकड़ में आई, बात को कंप्लीट करते हैं। तो आप क्विकली एंड एक्यूरेटली, बहुत जल्दी से और सही फिगर अचीव कर लेते हैं कि चौथा रेजिस्टेंस हमारा क्या है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आप समझी गए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जानी नहीं चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1843 का है साहब, काफी वक्त हो गया, अभी तो 2020-21 में चल रहे हैं हम लोग। तो 1843 का है। ये जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, अंग्रेज एक साइंटिस्ट थे, सर चार्ल्स F व्हीटस्टोन, इन्हीं के नाम पर व्हीटस्टोन ब्रिज इसको बोला गया। तो ये थोड़ी सी बात जान लेना भी अच्छा लगता है कि करीब करीब आप बात करें तो 150 साल से ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट हाथ लगता है। 150 साल भी क्या, 250 साल बोल दीजिए मोटा मोटा। ये तो ये कहानी थी। अब हम देखते हैं किस किस रूप में ये हमको मिलेगा। पहले ये देखते हैं, फिर इसकी कंडक्शन की डेरिवेशन कर लेते हैं, या पहले ऐसा करते हैं हम लोग कंडीशन को डिराइव कर लेते हैं कि आखिर इसमें करंट 0 जब थी तो ये कंडीशन कैसे मीट आउट हो रही थी। फिर हम देखेंगे किस किस रूप में सवालों में ये हमारे सामने आ सकता है। तो आइए चलिए थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं इस कंडीशन के लिए कि किधर से ये आई है। तो चलिए बच्चे हम लोग बनाते हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये एक ब्रिज बनाया, थोड़ा सा डायग्राम हिल डुल सकता है, बाकी आप कॉन्सेप्ट तो पकड़ ही लेंगे। और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर,
और यहाँ पर लगाना चाहिए, एक लगा दीजिए बैटरी, लगाना ही बेहतर है, ईएमएफ, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ PQRS, ठीक है साहब। और गैल्वेनोमीटर का जो G है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। G क्या है? G खुद भी गैल्वेनोमीटर है जो करंट को मेजर करने के काम में आता है, और ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर में लिख देता हूं, इसका यूज कर लूंगा, ठीक है साहब। अब यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। पहला वाला जो पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, केसीएल केवीएल का। तो यहां से करंट को फ्लो करा देते हैं हम लोग I, मान लीजिए I करंट जा रही है और यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस जंक्शन पे आकर, यहां मान लीजिए I1 गई और यहां पर I में से I1 घटा दीजिए, मैंने अच्छे से समझाया है आपको। ये करंट इस ब्रांच में गई, अब यहां पर जब I1 पहुंची है तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इस गैल्वेनोमीटर में मान लेते हैं जो करंट I है वो IG है, और यहां पर बची हुई करंट यानी I1 माइनस IG इस तरफ निकल गई, और यहां पर ये करंट आई I1 माइनस IG, और यहां से ये करंट आ रही थी IG, इस ब्रांच में कितनी गई I माइनस I1, और ये IG जोड़ देंगे, इधर से आ रही है ना, एडअप हो जाएगी तो प्लस IG, और यहां पर जंक्शन में जब पहुंचेंगे तो I माइनस IG और ये करंट ऐड होके यहां से जाएगी, दोनों को ऐड करो तो IG कैंसिल हो गया। यहां पर ये I1 करंट थी, ये हो जाएगा I1 माइनस IG, और इन दोनों को ऐड करोगे तो I1 कैंसिल हो गया, IG कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट रहा I, और I वापस आएगी, I निकली और वापस आ गई, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब हम लोग दो लूप लेते हैं। यहां पर लूप लेने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किरचॉफ्स के रूल को अप्लाई करते हैं, हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम दे दीजिए A B C D, और इसको मैं E लिख देता हूं। अब लूप में पकड़ लेते हैं हम लोग कैसे चल रहे हैं, A C B A, तो इधर लिखता हूं लूप लिया है हम लोगों ने A C B A। मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट हो कोशिश करेंगे उसी डायरेक्शन में चले, आदत डाल लेंगे, मजबूरी होगी तो पलट के चलेंगे। तो यहां से आप आगे बढ़े, A to C लूप लॉ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, अब किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो A से C में गए तो करंट जा रही थी I माइनस I1, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट की ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आप, तो माइनस I माइनस I1 इंटू R। फिर आगे जाते हैं, C से आप B में गए तो करंट इधर आ रही है, आप अपोजिट जा रहे हैं, तो अप हो जाएगा पोटेंशियल, यानी IG करंट इन दिस आर्म एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट की उल्टी दिशा में थे इसलिए ऐड कर दिया। अब यहां पे आ गए, अगेन आप करंट की उल्टी दिशा में हैं तो फिर पोटेंशियल अप हो जाएगा। कहीं से भी कंफ्यूजन हो कि कैसे लगाते हैं केसीएल केवीएल, तो जो पिछला वीडियो किरचॉफ्स लॉ का वो देखिए, आप खुश हो जाएंगे देख के, कॉन्सेप्ट तो बनेगा ही बनेगा। बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर प्लस कर दीजिए, इसमें आने वाली करंट है I1 और रेजिस्टेंस है P, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी लूप के अंदर, 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स केवीएल लॉ। ये हमारी सिचुएशन बन गई यहां पर, बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं, या पहली इक्वेशन में ही लिखते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें करंट ना जावे, सपोज करिए, तो इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म, इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं IG बराबर 0, और देखना चाहते हैं कि क्या कंडीशन हाथ लगती है, मतलब इसमें करंट ना जाए तो क्या होना चाहिए। तो यहां पर IG की वैल्यू 0 पुट कर दो। कहां है IG, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां क्या मिलेगी, माइनस I माइनस I1 इंटू R प्लस I1P इज इक्वल टू 0। देख पा रहे होंगे, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। अब यहां पर हम लोग P अपॉन R कर लेते हैं, और वैल्यू आ गई I माइनस I1 अपॉन I1। अभी ये सिचुएशन मिली है।
आगे और देते हैं, इसको 1 लिख के छोड़ देते हैं। सेकंड लूप पकड़ लेते हैं, ये बी सी डी बी, तो लूप नंबर 2 मैं यहां लिख देता हूं, लूप पकड़ लेते हैं बी सी डी बी, और अगेन हम लोग क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लगा रहे हैं। शुरू करते हैं, बी से सी में आ गए, जो लिखते हैं उसी हिसाब से चलते जाते हैं। तो बी से सी में आओगे तो करंट की ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इसलिए आपको लिखना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो माइनस आई जी इंटू वी इजकल टू आई आर लगाते हैं ना, करंट इंटू वोल्ट, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इसके बाद सी के बाद डी, तो सी के बाद डी चले तो करंट की ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इसलिए यहां पर करंट जो थी माइनस ड्रॉप होगा पोटेंशियल, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और आर कितना है, एस। यहां पहुंच गए आप डी पर, फिर डी से आप बी की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल अप होगा क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आई वन माइनस आई जी अब कर दिया, प्लस कर दिया आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस है Q इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बन गई। अब क्योंकि कंडीशन हम चाह रहे थे कि IG करंट नहीं हो इसके अंदर, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं क्या कंडीशन मिलने वाली है। तो पुट कर दो IG इज इक्वल टू 0। अब अगर IG की वैल्यू 0 डाल दो, क्योंकि हमें वो कंडीशन चाहिए जब गैल्वेनोमीटर R में करंट ना फ्लो करे, तो यहां पर IG 0 पुट की, तो ये टर्म चल बसा, ये IG 0 हो गया, ये IG 0 हो गया। हाथ क्या लगा हमारे, माइनस आई वन इंटू एस, और यहां आ जाइए तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि IG तो 0 हो गया था। इसको और इधर लिख लेता हूं मैं, इसको मैं यहां लिखता हूं, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आई वन इंटू एस प्लस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं I1 क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस, और यहां पर आप लिखना चाहें तो Q अपॉन एस को लिख सकते हैं I माइनस आई वन अपॉन आई वन। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन ही है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी राइट हैंड साइड सेम है, I माइनस आई वन अपॉन आई वन, आई माइनस आई वन अपॉन आई वन, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो यहां पर आराम से आप लिख सकते हैं P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, और ये कंडीशन अचीव हो गई। ये कंडीशन किसके लिए है, कंडीशन फॉर IG इज इक्वल टू 0, यानी ये कैसा है इस समय, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। भाई ब्रिज जैसा तो रहता ही है, देखिए जा रहा है, बीच में ब्रिज लगाए हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब ये कंडीशन मिल गई जो हम लोग कह रहे थे कि प्रूफ ये रखना है दिमाग में, वो कहां से आई, आपके सामने है कि अगर ये रेशियो P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, या मैथमेटिकली जैसे मैंने बताया था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, अगर ऐसा हो तो इसका जो बीच का आर्म है उस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करती, उस समय हम बोलते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और ये उसका एक डेरिवेशन है कि आखिर वो कंडीशन कहां से आई थी जब हम ये कह पा रहे थे कि P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये कंडीशन कहां से आई थी ये हमको पता चल जाता है। अब अगली बात देखते हैं, तो समझ गए हम लोग। अब अगली बात देखते हैं कि किस किस फॉर्म में दर्शन दे सकता है अपने को। भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लगा देंगे आप, किस किस फॉर्म में आपके सामने आ सकता है उसको देखेंगे, फिर सवाल पकड़ेंगे हम लोग। तो आइए दर्शन लेते हैं उन डायग्राम्स के कि कैसे कैसे आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पहचान लेना है, क्योंकि ये बहुत आपकी मदद करेगा। आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग जान लेते हैं कि जो क्वेश्चंस रहते हैं क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा कि यही 4 फॉर्म जो मैंने बनाए हैं इसके अलावा 5वां फॉर्म नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मेजर केसेस में इन्हीं में से कोई फॉर्म दर्शन देगा आपको। तो चलिए समझते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो था, इनके फॉर्म्स कैसे कैसे हैं।
जैसे पहला वाला फॉर्म जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की थी, मैंने इनमें पॉइंट्स नोटिफाई कर दिए जिससे डिफरेंट फॉर्म्स में आप जान सकें कहां पर ए है, कहां पर बी है। 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, पिछली बार ऐसा ही लिया था। इसके बीच का जो ब्रिजिंग वाला रेजिस्टेंस है वो टी, इस पॉइंट को नोटिफाई कर दिया, जंक्शन को एक्स, इस जंक्शन को वाई, जैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स में पहचान पाए। ये फॉर्म चिर परिचित है क्योंकि इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब दूसरा एक फॉर्म ये भी पहचान में आता है, बस इसका शेप थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए ए वाला पॉइंट ये हो गया, ये पी क्यू हो गया, बीच वाला रेजिस्टेंस टी, एक्स था पी क्यू के बीच में, पी क्यू के बीच में एक्स है, आर एस के बीच में वाई, या कह सकते हैं वाई पे 3 आर्म्स मिल रही थी, ये 3 आर्म्स मिल रही हैं, एक्स पे भी 3 मिल रही हैं, और ये एस और बन गया बी। तो दिस सेकंड फॉर्म इज वेरी वेरी इजी, जस्ट लाइक फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे फॉर्म में, जहां थोड़ी सावधानी रखनी होगी और इनको पहचान लेना होगा कि जब हमारे एग्जामिनेशंस में, हमारे क्वेश्चंस में ये आए तो हम ढूंढ निकालें कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो काम बनेगा। उसका एक सवाल भी कराऊंगा, देखिए आप ढूंढेंगे और करेंगे। यहां बात करते हैं हम लोग, ये देखिए ए से शुरू हुए, ए से जब शुरू होते हैं तो पहला ए से जैसे शुरू हो रहे थे तो पी और आर निकलते हैं। तो ये ए से शुरू हुए, एक पी निकला और एक आर निकला, आपने देखा 2 निकले। पी वाले के आगे जाके एक्स मिलना है, तो पी के आगे जाके पॉइंट एक्स मिला, एक्स पे 3 आर में ज्वाइन थी, पी जिससे आ रही है, आगे क्यू और टी, तो क्यू एक्स पे पहुंचे एक जिससे आ रहे थे, उसके अलावा क्यू और टी। दूसरी वाई पे आर से जा रहे थे आप, और वाई के बाद 3 आर्म जिससे आ रहे थे आर वाली, वो तो ठीक ही है, साथ में एक्स वाले से टी और बी की तरफ एस, तो एक्स वाले से टी और बी की तरफ एस, और ये देखिए पूरा फॉर्मेट आपका बनकर तैयार हो गया। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसको एकदम ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर लीजिए 1-2 बार, जिससे दिमाग में बैठ जाए। दिस इज द गुड फॉर्म या इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर यू ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक और फॉर्म देखते हैं हम लोग, कुछ ट्रायंगुलर शेप में दिखाई पड़ता है, ये भी व्हीटस्टोन का फॉर्म है, मैंने हेडिंग भी डाल दी थी, सम इंपॉर्टेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहां पर देखिए वही सिचुएशन, इसी को पकड़ के चलो, ए से चले, ए से चलोगे तो आपको 2 आर्म्स जाती हैं, 2 आर्म्स जाती हैं, एक पी वाली जाती है, एक आर वाली जाती है, एक पी वाली जाती है, एक आर वाली जाती है। पी वाले पे बढ़ते हो तो एक्स मिलता है आगे, जहां से 2 आर्म फिर निकल रही है, क्यू और टी वाली, तो आगे बढ़े एक्स, जहां से 2 आर्म निकल रही है, टी और क्यू वाली, टी और क्यू वाली। जो टी वाली आर्म है वो वाई पे मिलेगी, वाई पे मिली, और जहां वाई पे मिल रही है वहां पे आर भी मिलना चाहिए, और एस बी की तरफ जाना चाहिए, और ये एक्स वाली आर्म से क्यू बी की तरफ आना चाहिए। तो इसको शांति से 4 फॉर्म्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, और 2 तो एकदम एक जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं, पहचान लेंगे फटाफट। तीसरे में और चौथे में जरूर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन फॉर्म्स को आप नोट कर लें, कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो अक्सर ऐसे फॉर्म्स के दर्शन कराएगा आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिए और ध्यान से 1-2 बार बना लीजिए। अब आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। तो बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स की बात की थी, उसको और बेहतर समझने के लिए भाई कैसे काम आ जाएगा वो हमारे कॉन्सेप्ट, तो एक सवाल मैंने न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं, उसको कराता हूं और देखिए कैसे आप ढूंढ पाएंगे जो बातें भी की थी हम लोगों ने। तो देखिए लिखा है इसमें, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी ईच रेजिस्टेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ आर ओम, यानी जो रेजिस्टेंस लगे हैं सब के सब हमारे कितने आर ओम के, बाकी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा घसड़ पसड़ हो जाएगी, तो सारे आर के हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, अगर आप निकालने जाएंगे नॉर्मल तरीके से जो पढ़ाई लिखाई की है तो बड़ा कंफ्यूजन कि कौन किसकी सीरीज में, कौन किसकी पैरेलल में, समझ में नहीं आने वाला आपको। और फिर किरचॉफ लॉ लगाने लगेंगे तो भी काफी लंबा सवाल हो जाएगा, लग जाएगा किरचॉफ लॉ, निकाल लेंगे आप, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक मोर कैलकुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट। जबकि जो हमने पढ़ाई की, अगर ध्यान से आप देखिए ध्यान से देखिए तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ है, ध्यान से देखिए तो इसमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज छिपा हुआ है, दिखा नहीं दिखा? ये देखो दिखाता हूं, देखिए अब ध्यान से आप देखें तो इस हिस्से को पकड़िए, ये जो मैंने बनाया है, देख पा रहे हैं, जो मैंने थोड़ा सा घुमा के बनाया है, ये पूरा हिस्सा
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। मैं डायग्राम बनाता हूं आपकी सुविधा के लिए। देखिए ये जो हिस्सा था वो क्या है, ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे गया है, ये ऐसे, यहां से एक रेजिस्टेंस यहां और इधर पहुंचा दो यहां तक, और ये रही कहानी। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा है, आप समझ लेंगे। इतने हिस्से को मैंने काट के निकाला है। कंप्यूटर होता तो मैं क्रॉप के अलग कर लेता, हो पाता तो। आप समझ पा रहे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। देखो ध्यान से कि यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने सीखा था भाई। और समझो प्यार से, यही तो सीखते आ रहे हैं हम लोग अभी, जो नॉर्मल डायग्राम सीखे हैं भाई। देखिए डायग्राम संभालिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब इसी का तो ये रूप है। ये देखिए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहां से दो निकले हैं, बीच में ब्रिज है ये, और उसके बाद दोनों जाके मिल गए वहां पे, दोनों जाके यहां पे मिल गए। अगर आप पॉइंट करना चाहें तो इसे M और N बोल दें, तो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। यहां P Q बोल दें तो ये P और Q है। समझाने के लिए इस R को तो किनारे लगाओ, ये समझ रहे हैं ना। देखिए बिल्कुल वैसे सेटअप बना हुआ है। अब आप जानते थे कि अगर सारे रेजिस्टेंस इसमें बोल रखा है सब RR हैं, तो अगर सारे हमारे RR हैं, ये देखिए, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये वाला, ये तो बैलेंस्ड है भाई। आप बैलेंस के लिए बोलते थे ये रेशियो बराबर होनी चाहिए, सब RR दे रखा है, तो दिस अपॉन दिस R बाई R, दिस अपॉन दिस R बाई R। भाई दिस अपॉन दिस बोले या दिस अपॉन दिस बोले, आप जानते हैं वो मैथमेटिक्स में बराबर आता है रेशियो। तो दोनों की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस आर्म में तो कोई करंट कभी जाएगी ही नहीं, तो ये आर्म मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा, इसकी कर दो छुट्टी। P और Q के बीच में ये जो आर्म है, ये हमारे दिमाग से डिलीट का बटन दबा दो, इरेज कर दो। अगर इसको इरेज कर दिया जाए तो ये सवाल तो बच्चों का हो गया। कैसे बच्चों का हो गया, देखिए इसकी एक अगली फोटो बनाते हैं, क्योंकि ये जो आर्म है ये बीच वाली, वो किसी काम की नहीं है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में, जो कि ये है। तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, आप देखिए फिर से बनाते हैं। ए से शुरू करो, और ये रहा सिंपल वाला आर, ये आर, और दो आर्म आप निकालो यहां से, ये गई, ये गई, और ये गई, और थोड़ा सा डायग्राम भिड़ाते हैं ये एक बन गया आपका, देख पा रहे हैं आप। अब इसके बीच वाली आर्म की कर दी हमने छुट्टी, क्योंकि वो किसी काम की थी नहीं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब तो ये सबको पता है कि ये और ये आर आर ऊपर वाले सीरीज में है, ये नीचे वाले भी आर आर सीरीज में है, और नीचे वाला सिंगल है, और ये तीनों आपस में पैरेलल में है। यानी इस डायग्राम को अगर मैं सीरीज वाले को रीएडजस्ट कर दूं, फिर दो समझाने के लिए, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, फिर भी तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ए से शुरू हो बेटा, ये सीरीज में जब होते हैं आर आर तो मिलकर R1 प्लस R2 यानी 2R हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आप जानते ही हैं, बताना भी नहीं चाहिए मुझे, 10th से ही पढ़े हुए हो। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 आप लगाते हैं तो ये R R मिलके 2R हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ऐसे बन गया, एक बना ये, एक बना ये, और एक बना ये, ठीक है। और ये रहा B। ऊपर वाला जो था ये 2R है, और ये जो इसके नीचे वाला था, ये डायग्राम में कंफ्यूज मत होना, एक R है और ये 2R है। समझ पाए होगे उम्मीद करते हैं। 3 जंक्शन थे, इस जंक्शन को मैं थोड़ा आपको फील बिल्कुल सही आए इसलिए मैं वैसे ही डायग्राम बनाना चाहता हूं। इसको मैं यहां से ऐसे लगा देता हूं, जैसे किसी भी कीमत पे आपको जाना पहचाना सब कुछ नजर आए। ये नीचे वाला R और इसके ऊपर वाला भी 2R, ये बन गया ना 2R 2R। अब आप ज्यादा फोटो को मिलान कर पाएंगे तो ये 2R और ये नीचे वाला 2R और नीचे वाला R, बात समझ में आती है। ये तीनों है पैरेलल में। अरे तो भाई पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट लिखो ना, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ये पैरेलल वाला फॉर्मूला हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता है ना, 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो ये
R1 R2 R3 जब आप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ले लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, लिख दो 2R, यहां बचा 1 + 1 + 2, 2 3 4, 4/2R यानी 2/R, ये 1/R है। ध्यान रखना कई बच्चे आंसर ऐसे ही लिख देते, 2 गलत हो जाता है, ये पलटोगे ना तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए तो ये इस तरह का ये फायदा उठाया जाता है, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता होगा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने समझाने के लिए 4 लाइनें लिखी, वरना ये ओरली कर लेंगे आप, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट का एक रूप है, जिसे कॉन्सेप्ट जानिए और उसको एप्लीकेशन कैसे करना है उस पर पकड़ बनाइए। केवल कॉन्सेप्ट पकड़ के भी कुछ नहीं कि भाई आप समझ तो गए हैं और आपने हथियार आए हैं, लेकिन हथियार कब चलाने हैं ये नहीं पता, चलाने आते हैं हमको, है ना। जैसे आप एक मान लीजिए बहुत बड़े सैनिक हैं, बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, अब आपके पास सारे आर्म्स आपके पास हैं, चाकू है, राइफल है, बंदूक है, मशीन गन है, बम है, और भी जो कुछ चीजें होती होंगी सब है, सबको चलाना भी आता है खूब बढ़िया से, लेकिन कब क्या इस्तेमाल करना है ये तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस चाहिए। मान लीजिए कोई दुश्मन किसी ने हमला किया, दुश्मन सैनिक जो आप पे हमला कर रहा है वो आपके बाजू में खड़ा है, यहां आके खड़ा हो गया, यहां बाजू में, तो क्या आप मशीन गन से हमला करेंगे उस समय? तब तक तो आपकी छुट्टी कर देगा। तो शायद उस समय आपको मुक्का मारना पड़ जाए, चाहे चाकू से हमला करना पड़ जाए कि मैं दुश्मन से अपने देश को बचाना है। बाजू में अगर खड़ा है वहां थोड़ी मशीन गन लगाएंगे, या वो पता लगा कि 500 मीटर की दूरी पर है तो वहां पर चाकू फेंक के थोड़ी मारेंगे, फेंक ही नहीं पाएंगे इतने तेज चाकू। तो आपको ये दिमाग, चाकू चलाना जानते हैं जबकि आप मशीन गन चलाना जानते हैं, आप समझना मेरी बात जो मैं पकड़ने की बात कर रहा हूं। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को सही जगह इस्तेमाल करने का स्किल्स डेवलप करना। वो स्किल्स कैसे आती है? वो स्किल्स आती है प्रैक्टिस से। जब आप उनको बार बार उन सिचुएशंस में जाएंगे, सवालों को लगाएंगे, तो आपकी बुद्धि या आपका सिस्टम या आपका पर्सनैलिटी टोटल उससे एकदम एक्वेंटेड हो जाएगा, एकदम उस चीज में वैसा ही बर्ताव करेगा, हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी और मजा आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसके साथ साथ बता दूं, तो इस तरह आप फिर पहचान पाएंगे। आगे चलते हैं, दूसरी बातें और करते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हम पहचान चुके हैं अब तक, और ये इस समय बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड होने का मतलब क्या हो जाता है? हमारा P/Q कंडीशन होती है R/S, और उस सिचुएशन में IG हमारा 0 हो जाता है। या IG 0 होने के लिए करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म, या जो बीच का ब्रिज वाली आर्म है वहां पे करंट नहीं फ्लो होती, अगर ये कंडीशन मीट आउट हो जाए तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, उस समय हम गैल्वेनोमीटर और सेल का पोजीशन इंटरचेंज कर दें, सेल और गैल्वेनोमीटर को आपस में अदला बदली कर दें, तो भी हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तब भी रहता है। अभी हम उसका प्रूफ भी कर देंगे लगे यार। आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमने इस सेल को गैल्वेनोमीटर की जगह बैठा दिया और गैल्वेनोमीटर को सेल की जगह बैठा दिया, इस सिचुएशन में भी यही फंडा, यही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा। ये बैलेंस्ड है तो ये भी बैलेंस्ड है। इस वजह से हम लोग ये जो हमारी CD आर्म है, आर्म CD, और ये जो हमारी AB आर्म है, इन दोनों आर्म को हम बोलते हैं कंजुगेट आर्म्स। कंजुगेट आर्म्स एक बार बैलेंस होने के बाद ब्रिज सेल और गैल्वेनोमीटर की अदला बदली कर देने पर भी कोई बदलाव नहीं लेता। ऐसा डायग्राम भी आ जाए तो आप पहचान लीजिएगा कि ये व्हीटस्टोन का ही खेल चल रहा है। G की जगह एक रेजिस्टेंस लगा मिलेगा आपको बस। अब इसमें जरा प्रूफ कर लेते हैं कि भाई ऊपर के तो प्रूविंग कर चुके, नीचे वाली प्रूविंग देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहानी है। चलिए साहब, ये सेल है, यहां से करंट निकालो, इसको मैं लिख लेता हूं E, यहां से करंट शुरू हुई I, ये जंक्शन पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैं यहां से करंट को बोल देता हूं कि भाई ये I1 गई इधर, और इधर कितनी जाएगी? I में से I1 घटा दो, तो यहां करंट गई I - I1। थोड़ा छोटा लिख दिया है, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहिए, नहीं दिखेगा नहीं आपको।
तो I माइनस I1 करंट गई इस आर्म के अंदर, ये I1 गई, यहां पे पहुंची करंट और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि ये दो आर्म मिल रही हैं। तो इस वाली गैल्वेनोमीटर में जो करंट मैं भेजता हूं उसको IG लिख देता हूं, पहचानना आसान होगा। और I1 में से बची हुई जो करंट है वो इधर चली जाएगी, मतलब I1 माइनस IG ये चली गई कहां, इस आर्म में। और यहां जब पहुंची इस समय यहां पर, तो ये जो करंट I माइनस I1 आ रही थी, ये करंट आप क्या बोलेंगे, IG यहां से गई, IG यहां से आई, और यहां पे जब ये पहुंची तो यहां करंट की वैल्यू हो गई I माइनस I1 ये, और ये IG वाली भी इसमें जुड़ गई। इस आर्म की बात कर रहे हैं, इस आर्म की। अब यहां पर जब पहुंचे तो I माइनस I1 प्लस IG पहुंची और I1 माइनस IG पहुंची, इन दोनों को ऐड कर दो तो आप देखोगे I1 IG दोनों कैंसिल आउट हो गए और वापस इसमें I करंट चली गई। यानी हमारा जो किरचॉफ्स करंट लॉ था वो प्रॉपर्ली इसमें लग गया है। शांति से पॉज करके वीडियो आप देख लीजिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, KCL लगाया है। ठीक है, अगर KCL लगाया है तो अब मैं लूप पकड़ूंगा और KVL लगा दूंगा इस कंडीशन के लिए कि हमारा IG जो करंट है गैल्वेनोमीटर में वो शून्य हो। तो देखते हैं देखते क्या कंडीशन हमें मिलने वाली है इस सिचुएशन के अंदर। तो साहब शुरू करते हैं और लूप लेते हैं। तो पहला लूप लिया, मैं गैल्वेनोमीटर वाला ही लूप ले रहा हूं तो उसको लिख देना चाहिए मुझे A, इसको मैं G लिख देता हूं यहां G, और फिर पहुंचे आप B पर, B के बाद C पर और वापस A पर, A G B C A, बाहर वाला लूप। शुरू करो, A से G की तरफ गए तो G पे जब पहुंचोगे तो करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप लिख दोगे माइनस IG इंटू कैपिटल G। बहुत अच्छी बात। फिर आगे पढ़े, B पर आ गए, B के बाद B से C चले, करंट की ही डायरेक्शन में फिर से पोटेंशियल ड्रॉप, माइनस I माइनस I1 प्लस IG, और साथ में रेजिस्टेंस था हमारा Q से कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप चले C से A की तरफ, तो यहां पे जगह नहीं है, मैं इधर प्लस कर रहा हूं, तो C से A की तरफ चले और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चले तो पोटेंशियल अप होगा, तो जोड़ दिया पोटेंशियल I1 माइनस IG इंटू P, और इसकी वैल्यू ये क्या लगाया है, KVL, इसके हिसाब से KVL लगाया है और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हम चाह क्या रहे हैं कि भाई ये देखें कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट IG थी ये शून्य रहे तो क्या कंडीशन आएगी, जैसे इसमें प्रूफ किया था। तो पुट कर देते हैं IG इज इक्वल टू 0 और देखने की कोशिश करेंगे क्या कंडीशन मिलेगी। तो यहां पर IG जैसे ही 0 पुट करोगे ये टर्म गायब, ये IG खत्म, ये IG खत्म, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस I माइनस I1 इंटू Q प्लस I1 इंटू P इज इक्वल टू 0। अब यहां से P बाई Q निकाल लो, तो P बाई Q अगर आप निकालोगे, इसको इधर ले जाओगे, P बाई Q करोगे तो वैल्यू आएगी I माइनस I1 अपॉन I1। ये देखिए कंडीशन मिली है आपको, इसको पहली कंडीशन या पहली इक्वेशन बोल देते हैं। अब लूप ले लेते हैं, ये सेकंड वाला, कौन सा लूप मैं लिख के दिखाता हूं। अब आप लूप ले लीजिए, शुरू करते हैं AG B D A, AG B D A, ये नीचे वाला लूप। इसके लिए हम लोग यही KCL लगा देते, KVL लगा देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शुरू करो, यहां पे जा रहे थे करंट की ही डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G। आगे चले हम लोग, यहां पहुंच गए B पर, अब B से D की तरफ आ रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसमें करंट कितनी, I माइनस I1, तो पोटेंशियल अप हो जाएगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं और रेजिस्टेंस था S, तो I इंटू R लगा दिया। अब इसके बाद फिर इधर चले, करंट की ही डायरेक्शन में, तो माइनस करना पड़ेगा, ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने KVL लगा दिया, बड़ा सुंदर तरीके से KVL लगाया। अब यहां पर क्योंकि IG हमने 0 रखी है कि IG हो तो क्या कंडीशन मिले, तो पुट IG इज इक्वल टू 0। जहां जहां IG है, ये IG निपट गया, बाकी कहीं था ही नहीं, तो I माइनस I1
इंटू एस माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओगे तो आ जाएगा I1R इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, यानी R बाई एस लगा दो तो I माइनस I1 अपॉन I1। ये देखिए कंडीशन एक और आपने निकाली, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखें पहली और दूसरी में तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, देखिए I माइनस I1 अपॉन I1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई एस। देखिए काम बन गया। और ये कहानी किसकी थी? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, जिसमें IG 0 है, जहां पर IG 0 है। तो IG 0 होने के लिए कंडीशन आई जो कंडीशन नॉर्मली हमने सीखी थी। तो इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि अगर एक बार बैलेंस्ड हो जाता है और उसके बाद आप सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हो तो भी वही कंडीशन इसको चाहिए जो पहले चाहिए थी, और उस कंडीशन वो बनी हुई है पहले, तो ये अब भी बैलेंस्ड है। पहले भी बैलेंस था और सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने के बाद भी बैलेंस्ड है। इस वजह से ही हम लोग आर्म CD जो मैंने बोला था अभी, इस आर्म CD को और ये जो आर्म AB है इनको बोलते हैं कंजुगेट आर्म्स। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने पूरी तरीके से डिटेल्ड करके आपको बता दिया। आगे की बात कर लेते हैं। तो बच्चों भी बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ जाता है, तो क्या इसका मतलब है ये मैं समझाता हूं। पहले एक बात इसमें बता दूं कि ये जो सेटअप है व्हीट स्टोन ब्रिज का, इसमें ये जो AB और BC में जो PQ लगे हुए हैं इनको बोलते हैं रेशियो आर्म्स। ये हमको पता भी होते हैं रेशियो आर्म्स हैं। कौन सी रेशियो आर्म्स हैं? AB और साथ में BC, जिसमें P और Q लगा हुआ है। हमको PQR पता होते हैं और S हमको निकालना होता है। इस आर्म को यानी AD आर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म, स्टैंडर्ड आर्म। और जो हमारी DC है जिसमें कि हमारा S लगा हुआ है वो हो जाता है अननोन आर्म, जहां पर हमको रेजिस्टेंस को निकालना है। तो ये कुछ बातें हैं जो बातचीत के दौरान आएंगी, उसको समझेंगे हम लोग। अब लिखा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है? ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन। भाई गैल्वेनोमीटर है, उसमें एक निडल है, कांटा है, मार्कर है, जो रेजिस्टेंस को बदलने पर हिलता डुलता है, आपको मार्किंग बताता है, मेजरमेंट देता है। शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म। अब मान लीजिए ये आर आप बदल रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस आर्म है इसमें आर बदल रहे हैं, तो ये वेरिएबल आर ले लीजिए, सपोज करिए इसको बदल रहे हैं आप। अब इसको थोड़ा सा भी बदले तो यहां पर जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो बहुत धाए से चेंज हो जाए। मतलब जितनी ज्यादा चेंज, जितने कम चेंज में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगी हम बोलेंगे उतना सेंसिटिव है, उतनी सेंसिटिवनेस है। बात समझ पाए होंगे। और पता लगा ज्यादा घुमाने पे जरा सा ही हिली तो फिर सेंसिटिवनेस बहुत कम है। अब सिंपल सी बात है, मजाक के तौर पे कि किसी को अगर आप कान में बैठे, कई होते हैं ना दोस्त, टीचर ने कहा यहाँ आओ, काम नहीं किया तुमने, जरा सा बैठा आ चिल्लाया, या कोई लड़की है उसको बुलाया, उसको जरा सा किया मम्मी, तो उसमें क्या हुआ कि सेंसिटिव ज्यादा है। लड़के को बुलाया, ऐड रहे हैं, कान टूटने वाला, वो बोली धीरे आवाज निकले, तो वो क्या है, वो सेंसिटिवनेस कम है। मतलब घुमाया कान दोनों का ही बराबर, लेकिन एक में और एक में तो आप समझ पाए होंगे मजाक के तौर पर कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस बदलने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर मिला तो सेंसिटिविटी ज्यादा है व्हीट स्टोन ब्रिज की, और अगर ज्यादा बदलने पर कम डिफ्लेक्शन है तो सेंसिटिवनेस कम है। तो ये सेंसिटिवनेस का मतलब होता है, हमारे लिए बेहतर होता है कि सेंसिटिवनेस थोड़ी ज्यादा हो। वो कब ज्यादा मिलती है? जब हमारी जो रेजिस्टेंस लगा रखे PQRS, ये मोर और लेस ऑल द रेजिस्टेंस लिख देना चाहिए, ऑल द रेजिस्टेंसेस in the Wheatstone bridge
ऑफ मोर और लेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर वो सेम ऑर्डर के हुए, सेम ऑर्डर का मतलब कि लगभग, भाई एक ऐसा ना हो कि एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है और दूसरा वाला लेके बैठे हैं कितने 200 ओम का, तो बहुत फर्क हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, 5 का है तो दूसरा 10 का है, 15 का है, 7 का है, इस तरह की बात, एक ऑर्डर के हो तो एक ऑर्डर का रहेगा, तो सेंसिटिवनेस जो है, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन विल बी अच्छी रहेगी और हमारे लिए बेहतर रहेगा, मेजरमेंट आसानी से कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में अगर आ जाए सेंसिटिवनेस क्या होता है तो आप समझ भी पाए हैं और इसको नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में लिख भी दीजिएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के, और एक इसमें छोटी सी लिमिटेशन भी है और साथ में एक दो न्यूमेरिकल भी लगाएंगे जिससे बात पूरी कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन या किस लिए व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि फायदा क्या है इससे मेजरमेंट या नोन रेजिस्टेंस को जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस मेथड का जबरदस्त फायदा आखिर क्यों। पहला ये है कि इट इज ए नल मेथड। क्यों नल मेथड? देखिए ये जो हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था, ये मैं साथ में एक्सप्लेन करूं तो मजा आएगा समझने में। ये नल मेथड क्यों है? क्योंकि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड हो जाता है, उस सिचुएशन में इसमें कोई करंट नहीं होती, IG 0 होती है। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करती तो क्या बोलते हैं, इट इज ए नल मेथड। कोई नल मेथड लग गया, करंट फ्लो नहीं कर रही, इसके अंदर बैलेंस्ड ब्रिज है। हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी इसका, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसका जो रेजिस्टेंस है, करंट ही नहीं फ्लो कर रही इसके अंदर, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस और इस सेल का अपना रेजिस्टेंस, कोई प्रभाव इस पे डाल ही नहीं पाता। क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो तभी प्रभाव डालेगा जब इसके अंदर करंट फ्लो होगी, करंट इसके अंदर फ्लो ही नहीं कर रही, इसीलिए बोलते हैं नल मेथड। नल मतलब जीरो समझ लो, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो हमारी रीडिंग फर्स्ट क्लास निकलती है IG 0 होने की वजह से। अब यही बात आगे भी कह रहे हैं कि नो मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है नो मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूरे सर्किट में कहीं भी करंट को कैलकुलेट नहीं किया, मेजर ही नहीं किया कि करंट कितनी है, ये जानना ही नहीं, और जात में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसको भी कैलकुलेट नहीं किया, मेजर नहीं किया। तो मेजरमेंट हम नहीं करते करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। इस वजह से अगर आप कोई मेजरमेंट करते हैं एमीटर से या वोल्टमीटर से तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है मीटर और वोल्टमीटर के वो पिक्चर में आते ही नहीं, क्योंकि कहीं भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया ही नहीं जा रहा है। P/Q=R/S लगाया जा रहा है बैलेंस ब्रिज में, और साथ में इसकी बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है, और बहुत क्विकली आप रेजिस्टेंस को और नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। साथ में अगर इसका चौथा पॉइंट लिखें तो इसकी सेंसिटिवनेस अगर आप बढ़ा देना ही होगा। अगर इसको ज्यादा सेंसिटिव कर दें, यानी PQRS जो 4 रेजिस्टेंस आप लगाते हैं इसके अंदर, वो मोर और लेस सेम ऑर्डर के हों, तो उस दशा में आपका मेजरमेंट और ज्यादा आसान होगा और बेहतर होगा। तो ये एक और इसकी खूबी बन जाती है। अब इसकी थोड़ी सी एक लिमिटेशन याद रखिए, मैं यही लिख देता हूं, लिमिटेशन समझ लीजिए कि बहुत ही हाई डिग्री के जो रेजिस्टेंसेस हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस अगर है या वेरी लो है, तो बहुत हाई और लो रेजिस्टेंसेस को इससे नापना मुनासिब नहीं होता। तो ये ध्यान रखना होगा कि जब हमारा पास बहुत हाई रेजिस्टेंस हो या बहुत लो रेजिस्टेंस हो तो उस समय ये मेथड ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। तो ये बातें थी टोटल व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर, इसको ध्यान रखिए बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग एक दो और लगाते हैं जिससे और पूरा फंडा हमारा एप्लीकेशन मोड में क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जो मैंने बातचीत की, अगर आपको आता है तो ये न्यूमेरिकल ओरली आप कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट मिसिंग है
तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए देखते हैं। द गैल्वेनोमीटर इन बोथ द केसेस, दो सर्किट डायग्राम है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है, ये दोनों सेटअप के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अभी मैं समझाता हूं। आपको R1 और R2 का रेशियो पता करना है। ये देखिए R1 यहां पड़ा हुआ है और ये R2, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पड़ी हुई है, R1 अपन R2 निकालना है। पहले वाले डायग्राम को देखिए, ये एकदम आप पहचान गए होंगे क्योंकि इसकी चर्चा बहुत बार की गई है। व्हीट स्टोन ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तभी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। और मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर और अगर सेल का इंटरचेंज करने सिचुएशन और अगर वो बैलेंस्ड तब भी है, तो ये गैल्वेनोमीटर इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, या बैटरी इधर लगी हो और जनरेटर इधर लगा हो, उसका मतलब एक ही है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज किया जा सकता है। ये हम लोगों ने प्रूव करके देखा भी था अभी इसी लेक्चर के दौरान। तो दोनों ही केस में हमारे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हैं। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं पहले वाले के लिए। अगर ये बैलेंस्ड, ये सिचुएशन क्या हो गई? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होते हैं तो हम जानते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो 4 अपॉन R1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ये पहली सिचुएशन के लिए लगा दिया। तो यहां से R1 की वैल्यू बेटा कितनी निकली? 4 इंटू 9 अपॉन 6। कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी वैल्यू आ गई 6 ओम। सेकंड केस के ले लीजिए, सेकंड सर्किट डायग्राम के लिए, ये भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम कंडीशन लगा देंगे, P अपॉन Q और फिर R2 अपॉन 8। यहां R2 की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो 6 इंटू 8 अपॉन 12, तो 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, ये 4 ओम आ गया। अब देखिए यहां पर R1 R2 की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं R1 अपॉन R2 लिख लेता हूं। R1 की वैल्यू हो गई 6 ओम और R2 की वैल्यू निकाली है 4 ओम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये बहुत ही सरल सवाल था हमारा, लेकिन कराने का मकसद ये था कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप अप्लाई कर पाइए। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो ये आप ओरली लगा सकते हैं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। इसमें करंट फाइंड करनी है, सर्किट डायग्राम हमको दे रखा है, इस तरह से सर्किट डायग्राम को दे दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज के कई फॉर्म्स थे, चार फॉर्म मैंने दिखाए थे। जो मैंने बताया था वो फॉर्म देखिए इस तरह का था। मैं यहां पे दिखाता हूं, फिर आपको बात यहां करूंगा। हम लोगों ने जो फॉर्म दिखाया था आपको वो कुछ इस स्ट्रक्चर का था। तो इस तरीके का था वो, ऐसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया और एक रेजिस्टेंस ऊपर से गया था ये, और यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्म था, आपको याद ही होगा जो फॉर्म उन्होंने देखा था। ये फॉर्म बताया था कि साहब ये A और B है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का टोटल देखिए 5 रेजिस्टेंस टोटल दिख जाते हैं, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं और बाकी बातें पहचान रहे हैं। अब इसमें देखिए ये जो ऊपर वाली आर्म है ना, इस क्वेश्चन में वो नीचे बना दी और कुछ नहीं किया है, और ये जो नीचे वाली आर्म है इसको ऊपर बना दिया है। तो कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज ना कर जाएं, इसलिए मैंने सवाल पकड़ लिया। आप समझ पाए होंगे ना कि ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपको दर्शन दिलवाए थे इसके। इसमें ये जो आर्म ऊपर दिख रही है वही आर्म देखिए यहाँ नीचे बनी हुई है। जो आर्म मैंने नीचे बनाई थी वही आर्म यहाँ पे ऊपर बनी हुई है, बाकी टोटल सेटअप वही है, टोटल सेटअप वही है। तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, पहचाने आप। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज को मैं तोड़ के सिंपल बात डायग्राम में तब्दील करता हूं, फिर करंट निकालेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन के तौर पे अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ूं तो ये देखिए यहां पर बना लेता हूं A और व्हीट स्टोन ब्रिज बनाता हूं। ये देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि ये पहचानते हैं। और साथ में यहां सेल लगा हुआ है 3-4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, ये लगा दिया। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, A और C। अब देखिए A से हमारे पास
दो आर्म्स निकली थी ए से बी तक जाने के लिए, एक था 1 ओम, ये बी बना दो, और ये डी से यहां बना दो, तो ये 1 ओम बन गया, देखिए ए से बी 1 ओम, फिर ए से डी 2 ओम, तो ए से डी 2 ओम, फिर बी से डी 5 ओम, तो बी से डी 5 ओम, फिर उसके बाद बी से सी 2 ओम, तो बी से सी 2 ओम, वैसे आप पहचानते, इतना बताने की जरूरत नहीं है, डी से सी 4 ओम। तो एक सिंपल भाषा में व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब ये चेक करो ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो बैलेंस्ड होने का कंडीशन हमारा होता था P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। अब यहां लगा देते हैं P अपॉन क्यू, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है, ये मान लो S है। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, और आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज ट्रू, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है ब्रिज है हमारा। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बीडी वाली आर्म है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये डायग्राम कैसा हो गया, ये डायग्राम बड़ा सिंपल सा हो गया, ऐसा डायग्राम हो गया, देखिए, क्योंकि बीच वाला आर्म तो हटा ही दिया हम लोगों ने। 4 वोल्ट की बैटरी थी, अब ये रहा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक। अब ये दोनों देखो सीरीज में हैं, तो जब 1 और 2 सीरीज में होंगे तो कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐड हो जाता है सिंपली, तो 2 + 1 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, और 4 2 भी सीरीज में है, तो ये कितने का रेजिस्टेंस बन गया साहब, 6 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। और बैटरी लगी और तोड़ दिया मैंने, 4 वोल्ट की बैटरी है, ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हैं तो आप 1/R वाला फॉर्मूला निकाल लो, या एक शॉर्टकट आपने बना रखा था 10th क्लास से, R इक्विवेलेंट वाला, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, या 1/R से भी निकालोगे तो यही, इसको करके ये लाया गया है 1/3 + 1/6, जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 18/9, यानी 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। इस सर्किट का 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप V = IR लगा दो यहां पर, तो V = IR, तो I = V/R, I = V कितना है, 4 वोल्ट, R कितना है, R 2 ओम निकाला है, इसको लगा दो 2 ओम, और ये देखिए 2 एम्पियर की करंट आ गई। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप देखिए आंसर निकाल सकते हैं, और ये आप पहचाने रहेंगे। अगर ये नहीं पहचान पाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाएगा, फिर किरचॉफ लॉ लगाते हुए घूमेंगे, और सवाल जो 4 लाइन में हो सकता है, बेसिकली समझाने में मैंने इतना लिखा, वरना ये ओरली हो जाएंगे सवाल। जो सवाल 1 लाइन में हो सकता है, 2 लाइन में हो सकता है, उसके लिए 1 1.5 2 पन्ने खर्चा करना पड़ जाएंगे, दिमाग और पस्त हो जाएगा। तो ये अब पकड़ में आनी चाहिए बात। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं, और एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं हम लोग, और देखिए लिखा हुआ है ईच रजिस्टर, ये सर्किट दिया है, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। कैलकुलेट करना RAB, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A और B, ये R कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट कितना आएगा। इफ EMF E इज कनेक्टेड, अगर सेकंड पार्ट है, पहले तो RAB निकालें, फिर बोला कि EMF अगर इन दोनों के बीच में E कनेक्ट कर दें तो अक्रॉस AB कंप्यूट द करंट थ्रू द आर्म्स DE, यानी इस आर्म में कितनी करंट होगी DE में, और साथ में AB में कितनी करंट होगी, ये निकालना है। अब इस सर्किट को आप देखेंगे तो सीधे ही झटके में आपको ऐसा महसूस होगा कि किरचॉफ लॉ लगा देना चाहिए। लगा देंगे तो भी निकल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाएगा। अब इसमें पहचानना है व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज इसमें है, और आपको झटके में क्या लगेगा, नॉर्मली कई बच्चों को वो इतने हिस्से को, आप समझिएगा, इतने हिस्से को व्हीट स्टोन ब्रिज मानने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, इतने हिस्से को, क्योंकि इस तरह का ब्रिजिंग कुछ नजर आ रहा है, जबकि ये हिस्सा व्हीट स्टोन ब्रिज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आप बनाएंगे डायग्राम गलत हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कितना हिस्सा काट के निकालना पड़ेगा, अभी मैं दिखाता हूं डायग्राम बना के। ये हिस्सा व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएगा, ये अलग है रेजिस्टेंस, जितना पोर्शन मैंने डाला है वहां उतना हिस्सा व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएगा। कैसे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया जाए वो मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो शुरू करते हैं हम लोग A से। सपोज कर लिए मैं बना देता हूं, यहां पर A ले लेते हैं, इस टर्मिनल से शुरू करते हैं। A से हम लोग C पे पहुंचे, इसको आप चाहो तो
सी लिख लो या इस वाले पॉइंट को ही सी लिख लो, चलो ठीक। अब देखिए ए से दो तार निकले थे ना, दोनों सी और ए एक ही जगह जुड़ा हुआ है, ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब एक तो आर निकला हुआ है ए से और दूसरा सी से, दो वायर निकले हुए रेजिस्टेंस के, तो सी से मैं निकाल देता हूं यहां पर दो वायर, एक निकलते हैं, एक निकल रहा है वो डी की तरफ जा रहा है, मैं इसको बना देता हूं डी, सी से डी, और दूसरा सी से निकला है जो कि सी से निकल के बी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा, इसको अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि आपको ये दिखाना है कि ये कैसे बनेगा ऊपर वाला सर्किट व्हीटस्टोन, बाकी उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सी से एक हिस्सा निकाला डी की तरफ और सी से एक दूसरा हिस्सा है जो कनेक्ट हो रहा है ई से। तो ये देखिए सी का दूसरा हिस्सा कनेक्ट किया ई से, दिख रहा है ना सी से, ये तो कंडक्टिंग वायर है, इन दोनों को एक ही जगह मान सकते हो। ये तो एक हिस्सा गया डी और एक हिस्सा गया ई तक पहुंच गए। अब देखिए डी और ई में एक रेजिस्टेंस है, ये बना डी और ई में एक रेजिस्टेंस। उसके बाद डी से देखिए कौन सा एक आर्म निकल रहा है, डी से एक आर्म निकल रहा है जो एफ तक जा रहा है। तो डी से मैं एक रेजिस्टेंस निकालता हूं, एफ तक जा रहा है, और ई से भी एक एफ तक जा रहा है, तो ई से भी एक एफ तक जा रहा है। देखिए ये डायग्राम बना हमारा, एफ तक जा रहा है और एफ का हिस्सा जो सी से निकला हुआ रेजिस्टेंस है उससे कनेक्ट होता है। तो एफ का हिस्सा अगर मैं यहां से बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस एफ से कनेक्ट हो रहा है और यही हिस्सा फिर कहां जाके बी पे ज्वाइन कर रहा है। देख पाए होंगे आप, ये सी से एक ये जो कनेक्शन था बी का एफ से था और सी से जो रेजिस्टेंस निकला था दूसरा वाला, तो सी से जो रेजिस्टेंस निकला था दूसरा वाला वो आके एफ पे मिला और एफ पॉइंट बी पर मिल गए। ये सबकी वैल्यू आर आ रहा है। ये इसका डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा। और अगर आपने नीचे वाले को कोशिश की कि हम बना लें व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज फिर नहीं बन पाएगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना। अब यहां देखिए, यहां पर ये आर 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 है, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर सेटिस्फाइड कंडीशन है तो ये जो बीच का डी आर्म है इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, ये किसी काम का नहीं रह गया क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये किसी काम का नहीं रह गया तो डायग्राम अब कैसा बन गया हमारा ये डायग्राम रहा सीधा। देखिए बीच का रेजिस्टेंस हटा दिया है ये, और बाजू में एक तो ये तो लगा ही हुआ है, ऐसे लगा दो और ये लगा दो बी साहब, और ये सी एफ, और आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन कोई अहमियत नहीं रह गई अब इसकी, सब आर आर हैं। अब ये देखिए ये सीरीज में है तो ये आर आर हैं, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, यहां एक और बना देता हूं डायग्राम समझाने के लिए। ये बन गया आर आर मिलके 2R, ये मिलके मिल गया फिर आर आर मिलके 2R, ये देखिए भी 2R, ये भी RR था ना, तो ये RR मिलके क्या बन गया 2R, और ये लास्ट वाला कितना था केवल R, ये रहा R, और यहां पॉइंट कर दो A और यहां पॉइंट कर दो B। अब बहुत आसानी से जाने तीनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालिए, 2R आ गया एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 3 4, 4 अपॉन 2R, जिसे लिख सकते हैं 2 अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट क्या रहा, R इक्विवेलेंट रहा R बाई 2। तो पहला पार्ट जो था RAB वो हमने कैलकुलेट कर लिया ध्यान से समझते हुए। अब कह रहे हैं कि सब R इक्विवेलेंट निकल गया, तो पूछ रहे हैं कि EMF लगा दो इसके बीच में, अगर एक बैटरी लगाने सपोज करिए, उस सिचुएशन में AB में कितनी करंट जाएगी। तो AB की करंट के लिए यहां लगा सकते हैं V या E इज इक्वल टू I इंटू R, RAB लिख देता हूं। तो I कितनी रही, E अपॉन RAB, RAB हमारा कितना है R बाई 2। तो करंट फ्लो करती है 2E अपॉन R। ये हो गया इस पार्ट का आंसर कि AB में कितनी करंट होगी। कह रहा है DE में कितनी करंट होगी, तो DE हमारा कैसा था बीच का, अगर आप EMF लगा भी देंगे यहां पर बैटरी तो भी, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इसलिए DE में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट इन दी DE विल बी 0। ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, ये आंसर और ये आंसर।
तो ये सवाल, इस तरह के सवाल एग्जामिनेशंस में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी शानदार मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा लेक्चर है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसने फुल कॉन्सेप्ट दिया होगा। काफी बातें मैंने बताई, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और फायदा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।